फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में जो चैप्टर है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इन सभी की जो टॉपिक है पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाषाण काल के चरण। भारत में पाषाण युग के 3 चरण हैं। जो पाषाण काल है हमारा, उसका 3 चरण है। पहला चरण है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है अपर पाषाण काल। तो प्राचीन पाषाण काल युग को लोअर पाषाण काल भी कहते हैं। प्राचीन पाषाण युग की शुरुआत भारत में 6 लाख से 15 लाख ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी के लिए निर्धारित की गई है। यह बोरी जो स्थान है, यह पूरा पाषाण काल का एक स्थान है। इस स्थान को प्राचीनतम पूरा पाषाण काल स्थल माना जाता है। तो जो महाराष्ट्र का बोरी है, यह एक पाषाण काल स्थल है। तो प्राचीन पाषाण युग के लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई करने और चमड़ा निकालने के लिए करते थे। प्राचीन पाषाण युग में लोग मुख्यतः भोजन जमा करने वाले मानव थे। जो प्राचीन पाषाण काल के मानव थे वो मुख्यतः शिकार करते थे और शिकार को जमा करके रखते थे ताकि वो अन्य समय में उसे खा सकें। वे लोग मुख्य रूप से शिकार पर ही निर्भर रहते थे। प्राचीन पाषाण युग को लोअर पाषाण युग भी कहते हैं। इस युग को होमो सेपियंस समूह के लोगों को साथ भी जोड़कर देखा जाता है। भारत में पाषाण कालीन स्थल। तो जो भारत में अब देखते हैं पाषाण कालीन कौन कौन से स्थल हैं। तो प्राचीन पाषाण युग के स्थल भारत उपमहाद्वीप, पंजाब के सोन या सोहन नदी की घाटी में भी पाए गए, जो अब पाकिस्तान में है। यूपी के बोलन और राजस्थान के दिदवाना के रेगिस्तान क्षेत्र में प्राचीन पाषाण युग के औजार मिले। महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा में 2000 से अधिक औजार मिले। जो पाषाण कालीन औजार थे वो महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा पाषाण काल स्थान पे 2000 से अधिक औजार मिले हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है नागार्जुन कोंडा। यहाँ से नवपाषाण काल का शुरुआत हुआ था भारत में, नागार्जुन कोंडा से। तो जो एमपी के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा है वो प्राचीन पाषाण काल स्थल मानी जाती है। एमपी यानी मध्य प्रदेश है यह मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग का शुरुआत 1500 से 35,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग के मुख्य विशेषता यह है कि इस युग के मानव पत्थर की पतली पट्टियों से बर्छी, खुरचन, बर्मा, पत्थर के धारदार हथियार निर्मित करते थे। इसका मुख्यतः उपयोग वो लोग शिकार करने और चमड़ा निकालने के लिए करते थे। भारत के मध्य युगीन स्थल। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल का जो भारत में स्थल है उसे देखते हैं। भारत में मध्य युगीन स्थल प्राचीन पाषाण युग के स्थल के समान है। जो प्राचीन पाषाण काल के स्थल थे वह मध्ययुगीन स्थल के समान है, मतलब एक ही स्थान पे ही मिले थे। मध्ययुगीन के भी अवशेष और पाषाण काल के भी अवशेष, ऐसा है। इस युग की कलाकृति नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कई स्थानों पर पाई जाती है। यूपी के विंध्य की तलहटी में स्थित बोलन घाटी पत्थर के औजारों सहित ढोर, डंगर, हिरण सहित अन्य जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। यूपी की जो विंध्य तलहटी है, जो तल है, जो विंध्य पर्वत है, उसकी तलहटी में जीवाश्म पाए गए हैं। किसके? ढोर, डंगर, हिरण। ये ढोर डंगर एक जानवर होते हैं
जो कि देहाती भाषा में ढोर डंगर कहते हैं इसको। अगला टॉपिक है अपर पाषाण युग। तो यह तीसरा पाषाण काल का चरण है, अपर पाषाण युग। इस युग का समय 35 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। अपर पाषाण काल में संग्रहित पत्थर की पत्तियां और खुरसनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया है। अपर पाषाण युग के साथ भारत में 566 स्थल मिले हैं। जो अपर पाषाण युग है इसके साक्ष्य भारत में 566 स्थल मिले हैं। मुख्य रूप से पत्ती और खंती के साक्ष्य मिले हैं अपर पाषाण युग में। तो पत्ती और खंती के साक्ष्य भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्षिण और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। वो जो हम लोग कंप्लीट किए थे वो पाषाण काल के 3 चरण थे। अब मध्य पाषाण काल जो कि दूसरा काल है। मध्य पाषाण काल का जो समय है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। लगभग 10,000 के आसपास हिमयुग का अंत हुआ था। उसी समय अपर पाषाण युग समाप्त हो गया और अपर पाषाण युग समाप्त होते ही मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। यह पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का समय है। जो पाषाण युग है और नव पाषाण युग है उसके मध्य का समय है ये। और हम लोग पीछे पढ़े हैं पाषाण युग के 3 चरण, जो कि एक मध्य पाषाण काल भी है उसमें। तो उसे और यह एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषता यह है कि यह लोग मछली पकड़ते और भोजन एकत्रित करते थे। इसका विशेष पहचान पशुपालन से है। मध्य पाषाण युग के लोग यह 3 कार्यों के लिए जाने जाते थे। मुख्यतः ये लोग पशुपालन के लिए जाने देते हैं। और जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वे बहुत छोटे और नुकीले होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स का अर्थ है छोटे नुकीले हथियार। अगला टॉपिक है भारत में मध्य पाषाण युग के स्थल। अब देखेंगे कि भारत में कौन कौन से मध्य पाषाण युग के स्थल हैं। भारत में मध्य पाषाण युग के स्थल राजस्थान, दक्षिणी, मध्य और पूर्व भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में भी है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिला। तो इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है और राजस्थान का जो है बागोर, वहाँ सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला था। और यह प्रमाण लगभग 5,000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है कि यहाँ पे 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन किया जाता था। अगला टॉपिक है पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल की संस्कृति। जो पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल था उनकी क्या संस्कृति थी यह देखेंगे, दोनों का मिला करके एक साथ। पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल की संस्कृति। पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। वे मुख्य रूप से चित्रकला का अभ्यास करते थे, जो कि भीमबेटका की गुफाओं में भी वो लोग चित्र बनाते थे। इसका साथ मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। भोपाल के आसपास के क्षेत्र में यह 500 से अधिक मिले हैं। जो भोपाल का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ 500 से अधिक ऐसे चित्र मिले हैं। इस चित्रों में कई प्रकार के पशु पक्षियों, शिकार करते मानव के चित्र हैं और मानव मनोरंजन के लिए शिकार भी करते थे उस समय। यह उन लोगों की संस्कृति थी, मनोरंजन के लिए वो लोग शिकार करते थे। इनका सामाजिक स्वरूप, जो पाषाण और मध्य पाषाण काल का इनका जो सामाजिक स्वरूप था, वे लोग 20 से 25 की संख्या में एक साथ रहते थे और इनका संगठन होता था। उससे समय के मानव ऐसे ही 20-25
मानव की एक टोली बनाते थे। जो उनकी एक टोली थी वो टोली में कम से कम 20 से 25 लोग होते थे और विभिन्न टोलियां और एक से ज़्यादा टोलियां मिलकर एक समूह का निर्माण करती थीं। जो टोलियां थीं एक से अधिक वह एक समूह का निर्माण करते थे। इस समूह में लगभग 500 मानव होते थे। जो समूह निर्माण करती थी टोलियां, उसमें जो एक समूह बनता था उसमें कम से कम 500 मानव होते थे। यह संख्या अभिजाती वैवाहिक समूह में तब्दील हो गई, जो नौपसाड़ काल में कबीला कहा जाता है। तो विजाति वैवाहिक का अर्थ यह है कि जो समूह होता था वह दूसरे समूहों में लोग शादी करते थे। मतलब एक ही समूह में लोग शादी नहीं करते थे, वह दूसरे दूसरे समूहों में शादी विवाह करते थे। इसलिए वो विजातीय वैवाहिक समूह में तब्दील हो गया और इसी को हम कबीला कहते हैं, जो कबीला है। और प्रत्येक कबीले के लोग एक दूसरे कबीले से शादी करते थे, ऐसा है। लेकिन टोलियों का गठन, जो टोली निर्मित हुई थी 20-25 मानव की जो एक टोली बनती थी, यह इसलिए बनाई जाती थी ताकि वो आपस में सहायता और संबंध को स्थापित कर सकें। तो अगला टॉपिक देखते हैं नौपसाड़ काल। अब मध्य पसाड़ काल का समय बीतने के बाद नौपसाड़ काल का समय आता है। अब वैश्विक संदर्भ में इस युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई। जो विश्व स्तर पर है, जो विश्व में मानक है कि विश्व में नौपसाड़ काल की शुरुआत कब हुई, वो 9000 ईसा पूर्व में हुई। लेकिन यह भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। नौपसाड़ काल का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण स्थान मेहरगढ़ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के समतल मैदान में बेलन नदी के किनारे है, जिससे बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। जो बलूचिस्तान है वहाँ जो मेहरगढ़ स्थान है उसे अनाज की टोकरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले अनाज उसी जगह बोया गया था। ये नौपसाड़ काल के लोग का जीवन कृषि कार्य और पशुपालन में व्यतीत होता था। जो नौपसाड़ काल के लोग थे वे अत्यधिक कृषि करते थे और अत्यधिक पशुपालन करते थे और इन्हीं में उन लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता था। और यह माना जाता है कि कृषि का जो आरंभ है वो 8000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। जो 8000 ईसा पूर्व है वह कृषि का समय माना जाता है कि कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के समय में हुआ। नौपसाड़ काल के लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते हैं थे। जो सबसे पहले जो नौपसाड़ काल के लोग थे वे सबसे पहले जिस चीज़ की खेती की वो गेहूं और जौ की थी। नौपसाड़ युग के लोग मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण करते थे। यह माना जाता है कि 4500 ईसा पूर्व में कुम्हार का चार्ट अस्तित्व में आया। कुम्हार का चार्ट जो चक्री टाइप रहता है उस पे माटी रख कर उससे बर्तन वर्तन बनाते हैं, मटके बर्तन, वो है। तो जो मटके बर्तन बनाए जाते थे उन्हें रंगा भी जाता था। नौपसाड़ काल के लोग पत्थर के चिकनाए हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसमें विशेष रूप से कुल्हाड़ी का इस्तेमाल है। जो कुल्हाड़ी है वो नौपसाड़ काल के लोग विशेषकर इस्तेमाल करते थे। अगला देखते हैं टॉपिक भारत में नौपसाड़ काल के स्थल। भारत में नौपसाड़ काल के स्थल भारत के विंध्य पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ नए पसाड़ स्थल को 5000 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं नौपसाड़ काल के स्थल, वे लगभग 5000 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जो नौपसाड़ काल की बस्तियां और स्थल पाए जाते हैं वो 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं मानी जाती। भारत में नौपसाड़ काल के मुख्य रूप से 3 इलाके हैं।
जहाँ पे नौपाषाण काल के जो आरंभ हुआ था वे मुख्यतः तीन इलाके हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण। ही तीनों इलाकों में नौपाषाण काल देखे जाते हैं। उत्तर पश्चिम समूहों के औजारों की पहचान चंदाकार कटाई वाले धार के आयताकार कुल्हाड़ियों से होती है। उस कुल्हाड़ियों में जैसे आरी में होते हैं चंदाकार, चंदाकार जैसे ऐसे होता है चंदाकार कुल्हाड़ी, इस तरह से कुल्हाड़ियाँ होती हैं, उसे चंदाकार कुल्हाड़ी कहते हैं। इस तरह की कुल्हाड़ियों को चंदाकार कुल्हाड़ी कहते हैं। और ये आयताकार होती थी, यानी ऐसे 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 करके होती थी। जबकि उत्तर और पूर्वी समूह के औजारों की पहचान पत्थर के आयताकार कुंदे वाली चिकनी कुल्हाड़ियों और कभी कभी चौड़ा फावड़े के रूप में की जाती थी। फावड़े को फरसा भी बोली जाती है आम भाषा में। और दक्षिण समूह के औजारों की पहचान अंडाकार किनारों और नुकीले कुंदों वाली कुल्हाड़ियों से की जाती है। अगला टॉपिक है, श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका अर्थ है भोजपत्र की जगह। जो बुर्ज होम है इसका अर्थ है भोजपत्र की जगह, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौपाषाण काल के लोग झील के किनारे खोह में रहते थे और उनकी आजीविका संभवतः शिकार करना, मछली पकड़ना और कृषि कार्य करना था। इसी में वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। कश्मीर के नौपाषाण काल के लोग पत्थर के चिकनाए औजारों, जानवरों की हड्डियों से बने कई उपकरण और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। जो कश्मीर के नौपाषाण काल के लोग हैं, वहाँ के लोग हड्डियों से उपकरण बनाते थे, हथियार बनाते थे। ये आप ध्यान रखना, कहाँ के? कश्मीर के नौपाषाण काल के लोग। भारत में हड्डियों के पर्याप्त औजार प्राप्त होने का एकमात्र स्थल है चिरांद। चिरांद जो कि बिहार में है, वहाँ पे हड्डियों के जो औजार प्राप्त हुए थे वे है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद ज़िले में कई नौपाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। इलाहाबाद ज़िले की नौपाषाण काल बस्तियां कोल्डिहवा और महाग्र धान के खेती के लिए जानी जाती है। तो धान की खेती के लिए कोल्डिहवा और महाग्र को आप याद रखिएगा। ये जो दोनों है वो कहाँ पे है? यूपी के इलाहाबाद ज़िले में है। ये धान की खेती के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। और दक्षिण भारत में पत्थर की सुलभता के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में 800-850 से अधिक नौपाषाण बस्तियां के हिस्से पाए गए। दक्षिण भारत में उत्खनन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण नौपाषाण काल स्थल मिलते हैं वे कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी और कोडकल और संगनकल्लू और पिकलिहाल और तक्कल कट्टा, और तमिलनाडु में पैमापल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है। जो ये स्थल है नौपाषाण काल के स्थल हैं, जो कि दक्षिण भारत में उत्खनन के दौरान इनका पता चला था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थान थे। तो नौपाषाण काल में देखते हैं भारत के स्थल के कहाँ कहाँ क्या चीज़ पड़ा था। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब मेहरगढ़ जो कि ये बलूचिस्तान में है, यहाँ पे कृषि के साक्ष्य सबसे पहले मिले। यहाँ पे मेहरगढ़ में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले। उसके बाद नागार्जुन कोंडा, यहाँ दक्षिण भारत में नौपाषाण काल संस्कृति का विकास हुआ। जो नौपाषाण काल के संस्कृति का विकास हुआ वो दक्षिण नागार्जुन कोंडा में हुआ। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा है और महग्र है, वहाँ पे सबसे पहले धान की खेती का प्रमाण मिला। धान की खेती का
सबसे पहले धान की खेती का प्रमाण मिला। और सघन कल्लू में जो एकमात्र स्थल है मृत भांड नहीं मिले। जो सघन कल्लू है इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा। जो सघन कल्लू है वहाँ पे एक भी मृत भांड नहीं मिले। मृत भांड एक मटके के आकार के जैसा होता है। और टेरी जो तमिलनाडु राज्य का टेरी है, ये टेरी जो कि है बालुओं का टीला माना जाता है यहाँ पे। इसे आम भाषा में टेरी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आम भाषा में इसे टेरी कहा जाता है। ये टेरी कुछ नहीं है, बस बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लिए। और यहाँ पे बुर्ज होम है जो कि यहाँ पे दफनाए जाने का, जो कि कुत्ते और मानव एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। यहाँ बुर्ज होम है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला देखते हैं। नौपाषाण काल की संस्कृति। जो नौपाषाण काल की संस्कृति है उसे देखेंगे। बुर्ज होम में मानव अपने पालतू पशुओं के साथ कब्र में दफनाए जाने की प्रथा थी। भारत के किसी अन्य नवपाषाण काल की संस्कृति में यह नहीं मिलता है। सिर्फ पशुओं को दफनाने की प्रथा जो थी वह कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में थी, जो कि बुर्ज होम में है। जो वहाँ का स्थान, वहीं पर सिर्फ दफनाए जाते थे। नवपाषाण काल के लोगों ने खेती की कला, बुनाई, बर्तन बनाने और गृह निर्माण और संग्रहण मतलब इकट्ठा करना और समृद्धि जैसे अनेक संस्कृति विकसित की। जो नवपाषाण काल की संस्कृति है उसमें क्या सबसे पहले, उस संस्कृति में सबसे पहले क्या देखी जाती है? दफनाने की प्रथा देखी जाती है, एक साथ कुत्ते और मानव। कुत्ते, सबसे पहले कुत्ते को ही माना जाता है, इसलिए कुत्ता मैं बोला। और क्या थे नवपाषाण काल के लोग? खेती की कला जानते थे, बुनाई की कला जानते थे, बर्तन बनाने की कला भी जानते थे और गृह निर्माण भी जानते थे। इसलिए उनका जीवन अस्थायी हो गया था। वह दूर दूर तक भ्रमण नहीं करते थे और संग्रहण भी करते थे। जो अनाज वो उगाते थे उन्हें एक संग्रहालय में संग्रहण करते थे और समृद्ध होते थे, समृद्धि करते थे। यह प्रक्रिया भारत में थोड़ी देरी से आरंभ हुई। ताम्रपाषाण काल, अगला टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। यह काल भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ताम्रकाल की शुरुआत नवपाषाण काल के अंत से ही धातुओं का उपयोग होना शुरू हुआ, जिससे कि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई। विश्व में पहली धातु का उपयोग ताम्र के रूप में हुआ। विश्व में सबसे पहली जो धातु बनी थी वो तांबा ही बनी थी। ताम्र काल के लोग ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो कभी कभी निम्न श्रेणी के कांस और लोहे का भी इस्तेमाल करते थे। निम्न श्रेणी अर्थात वो लोहे जो थे उतने शुद्ध नहीं थे, वो कांस भी उतना शुद्ध नहीं था, मतलब उसमें कुछ और विभिन्न प्रकार का मिश्रण था, उतना लोहा जैसा क्लीन नहीं था। ये थी वहाँ की जो तांबे की वस्तुएं हैं। भारत में ताम्रपाषाण काल के स्थल। ताम्र युग से संबंधित बसावटें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहर, जो राजस्थान का जो स्थान है अहर और गिलोंद दो स्थलों की खुदाई की गई। ये ताम्रपाषाण में खुदाई की गई थी, अहर और गिलोंद का। और पश्चिम मध्य प्रदेश या मालवा, पश्चिम मध्य प्रदेश को मालवा भी कहते हैं। यहाँ कयथ और एरन स्थान की खुदाई की गई थी। वहाँ पे जो बर्तन मिले थे वो ताम्र युगीन पात्र थे, जो सबसे समृद्ध माने जाते हैं। वो तांबे के थे, इसलिए वो समृद्ध माने जाते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा,
पश्चिम में गुजरात और हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल इलाके में भाले, आदम कुल्हाड़ी, तलवार और मानव मूर्ति मिलकर 80 तांबे के ढेर पाए गए थे। ये जो भाले, आदम कुल्हाड़ी और तलवार और मानव की मूर्ति थी, ये टोटल 80 की संख्या में थे और किस चीज़ के थे? और तांबे के थे। सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार और तांबे के 102 पतली चादर पाई गई थी। जो मध्य प्रदेश का इलाका है गुंगेरिया, वहाँ पे 424 तांबे के औजार और हथियार पाए गए थे और उसके साथ 102 पतली चादर पाई गई थी। ऐसे याद किया, यह सबसे बड़ा भंडार था मध्य प्रदेश का।